प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, प्रभात ज्ञान कोश के इस डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, आज की जो सबसे प्रमुख खबर है और सबसे पहली खबर है वो संबंधित है गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की। ये आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, हमारी आज की पहली महत्वपूर्ण क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 की शुरुआत की है ना। तो इन्होंने नारकोटिक्स हेल्पलाइन, और कौन सी हेल्पलाइन? मानस को शुरू किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और मानस की फुल फॉर्म क्या है? मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, है ना। तो मादक पदार्थ को निषेध करने के लिए मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, है ना। क्या नाम है इसका? मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र मानस। तो गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की, जिसकी फुल फॉर्म है मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक मादक पदार्थों की जानकारी को एक दूसरे के साथ में साझा कर सकते हैं तथा नशा मुक्ति और पुनर्वास पर सलाह दे सकते हैं तथा इसको लेकर के 24 घंटे जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ सकते हैं। अर्थात इसमें जो है वो आप कभी भी मादक पदार्थ और नशे से रिलेटेड कोई भी बात जो शेयर कर सकते हैं 24 घंटे तक। और यहाँ पर ये एक हेल्पलाइन शुरू की गई है जिसका नाम क्या है? मानस नाम है। और इस मानस नाम की हेल्पलाइन को किसने शुरू किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन की शुरुआत की है मानस। और इस मानस इससे संबंधित है, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र से संबंधित है। दोस्तों, हम लोग अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भारत और मलेशिया से संबंधित है और इसमें भारत और मलेशिया दोनों ही देश पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, इस पर सहमति बनी है। और आपको पता है, भारत जो है मलेशिया से सर्वाधिक पाम ऑयल, खाने का जो ऑयल होता है, उसकी खरीदारी करता है। तो भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह है, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री है। और मलेशिया के बागान और कमोडिटी मंत्री का नाम क्या है? दातुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी है ना। तो अब्दुल गनी और शिवराज सिंह के बीच में जो समझौता हुआ है, इसके तहत पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में भारत और मलेशिया दोनों ही अपने संबंध जो है वो बढ़ाएंगे। और मलेशियाई मंत्री वर्तमान में भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर है। तो पाम ऑयल से संबंधित समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, वो संबंधित है ICAL से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट के अंदर स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ पर? गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? ICAL। ठीक है। तो उसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। और CAG कार्यालय यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अनुसार देश में यह पहला संस्थान है जो राजकोट में महालेखाकार के कार्यालय भवन से काम करेगा। और इसका उद्देश्य स्थानीय शासन निकायों के लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना है। इस प्रकार से ICAL कैसे काम करेगा? तो CAG जो है यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उनके अनुसार ICAL जो है यानी कि लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थानीय सरकारों से जुड़े नीति निर्माताओं, प्रशासकों और लेखा परीक्षकों के लिए एक प्रकार से सहयोगी मंच होगा, ताकि वो स्वतंत्र होकर के और अपना काम कर सके तथा बेहतर वित्तीय प्रदर्शन कर सके, उसका मूल्यांकन कर सके और इस प्रकार से वित्त के क्षेत्र में एक बेहतर पारदर्शी तरीके से काम हो सके। इसके लिए गिरीश चंद्र मुर्मू ने राजकोट में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। और गुजरात के प्रधान लेखाकार दिनेश पाटिल को ICAL के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ICAL के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है?
तो ये दिया गया है गुजरात के प्रधान महालेखाकार दिनेश पाटिल को। अब फिर हम लोग अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी जो अगली खबर आज है महत्वपूर्ण, वो किससे संबंधित है? भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित है। और इसमें जब अपन लोग देखें तो भी मेलबोर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव होने वाला है, IFFM, भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM कहाँ होने वाला है? मेलबोर्न में। उसने अपने 15वें संस्करण के लिए अभिनेता रामचरण को मुख्य अतिथि घोषित किया है। तो IFFM में मुख्य अतिथि को घोषित किया गया है दोस्तों। मुख्य अतिथि घोषित किसको किया गया है? रामचरण को किया गया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है। रामचरण को IFFM अर्थात भारतीय फिल्म महोत्सव के 15वें संस्करण के लिए मुख्य अतिथि घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण खबर है अपनी। के बाद में जब अपन लोग देखें तो मुख्य अतिथि होने के अलावा रामचरण को भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान के लिए भारतीय और कला संस्कृति के राजदूत की उपाधि से भी सम्मानित किया जाएगा। तो मुख्य अतिथि तो बने ही हैं, उसके अलावा रामचरण जी को भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किस उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि से भी सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग जब देखते हैं तो नेक्स्ट जो अपनी अगली खबर है वो किससे संबंधित है? खनिजों से संबंधित है। तो इसमें अपन लोग देखें तो भारत की 2 कोयला खदानें अब दुनिया की 5 सबसे बड़ी खदानों में शुमार हो जाएंगी। और वो दोनों कोयला खदानें कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। और छत्तीसगढ़ कोल इंडिया की सहायक जो कंपनी है ना, छत्तीसगढ़ कोल इंडिया की सहायक जो कंपनी है साउथर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कौन सी है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड ने एक महत्वपूर्ण उपाधि हासिल की है। तो उसने छत्तीसगढ़ की 2 प्रमुख खदानें हैं। कौन कौन सी है? एक तो है दोस्तों गेवरा। कौन सी खदान है? एक तो गेवरा। और दूसरी खदान कौन सी है दोस्तों? खदान है कुसमुंडा। कौन सी खदान है? कुसमुंडा। तो दोनों खदानें कहाँ की है? छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ की 2 खदानें गेवरा और कुसमुंडा को जो है वो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरे और चौथे स्थान पर शामिल किया गया है। गेवरा जो है वो दुनिया में दूसरे स्थान की बड़ी कोयला खदान है और कुसमुंडा दुनिया की चौथी बड़ी कोयला खदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों खदानें पर्यावरण अनुकूल जो है वो इनका संचालन किया जा रहा है, यानी कि इसमें ऐसी उन्नत मशीनों का उपयोग किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है वो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? कोरबा जिला। और उस कोरबा जिले की कितनी खदानें हैं? 2 खदानें हैं, गेवरा और कुसमुंडा। उनको दुनिया की श्रेष्ठ 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शुमार किया गया है। दूसरी बड़ी खदान है गेवरा और चौथी बड़ी खदान है कुसमुंडा। अगली खबर आज की जो महत्वपूर्ण है वो फिर दोस्तों एक क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग से संबंधित है। और 2 देशों के बीच में सुरक्षा और सहयोग पर सहमति बनी है, दक्षिण कोरिया और कनाडा के बीच में। तो दक्षिण कोरिया और कनाडा के शीर्ष राजनयिकों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। और इसमें उन्होंने जो है वो अपने शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया। और उसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज़ जो दक्षिण कोरिया के लिए जो महत्वपूर्ण या यूँ कह सकते हो कि दक्षिण कोरिया के लिए जो सबसे ज़्यादा समस्या क्रिएट करने वाला देश है वो कौन सा है? उत्तर कोरिया है। ठीक है दोस्तों, और उत्तर कोरिया की नज़दीकी आजकल किससे बढ़ रही है? रूस से बढ़ रही है। इस पर चिंता जाहिर करते हुए जो है वो यहाँ पे दक्षिण कोरिया और कनाडा के बीच में सहयोग बढ़ाने पर सहमति दर्ज की गई। उसके बाद दोस्तों पिछले दिनों यूरोपीय संसद के चुनाव हुए और इस चुनाव में यूरोपीय संसद के सांसदों ने फिर से यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के लिए दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किसको चुना है? वॉन डेर लेयन। किसको चुना है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, लेयन, इनको यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से 5 वर्षों के लिए चुना गया है दोस्तों। तो वॉन डेर लेयन जब जीती तो ये देखो जीतने के बाद में वो दोनों हाथ उठा करके ऐसे अपनी मुट्ठियां बता रही है, अर्थात वो अपना कॉन्फिडेंस शो कर रही है और मुट्ठियां उठा करके। और उन्होंने ये जवाब दिया था कि अपने पुनर्निर्वाचन को उन्होंने किन शब्दों में व्यक्त किया है? यूरोप समर्थक।
यूरोपीय संसद है तो वो क्योंकि यूरोप समर्थक है इसलिए उनको चुना गया है, ऐसा उनका मानना है। यूक्रेन समर्थक है वो, क्योंकि अभी यूक्रेन के साथ में युद्ध चल रहा है रूस के साथ में बहुत लंबे समय से, और यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ में है, लेकिन वो रूस के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे। और कानून के शासन के समर्थक सांसदों की जीत के रूप में इसको वर्णित किया है। किसने वर्णित किया है दोस्तों? उर्सुला वॉन डेर लेयन ने, जो कि यूरोपीय संसद के सांसदों के द्वारा पुनः यूरोपीय संघ की कार्यकारी अध्यक्ष 5 साल के लिए बनी है। अब फिर दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे हम लोग। सेलिब्रिटी ब्रांड की बात करते हैं तो जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है वो विभिन्न प्रकार के जो ब्रांड होते हैं उनकी एड करते हैं, उनका विज्ञापन करते हैं। तो इसमें शीर्ष पर कौन सा सेलिब्रिटी है दोस्तों? शीर्ष पर है हमारे भारतीय पूर्व कप्तान और भारत के सलामी बल्लेबाज, भारत के जो है वो फर्स्ट डाउन पर आने वाले बल्लेबाज विराट कोहली। और कोहली जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो विराट कोहली 227.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रॉन्ड वैल्यू के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं दोस्तों। तो कंसल्टेंसी फर्म क्राल ने भारत के सबसे प्रभावशाली सेलिब्रिटी ब्रांड की रैंकिंग वाली सूची साझा की और इसमें विराट कोहली शीर्ष पर है, जबकि दूसरा स्थान किसको मिला है? रणवीर सिंह को इसमें दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो महत्वपूर्ण है। और तीसरे स्थान पर अक्षय कुमार है, चौथे स्थान पर जो है वो जब अपन लोग देखें तो आलिया भट्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें अगर अपन लोग देखें तो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन कौन है? विराट कोहली है। और दूसरे स्थान पर कौन है? स्थान पर है रणवीर सिंह है। अगली हम लोग बात करें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की जो बैठक हुई उसमें 2 भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के लिए समर्पित दुनिया की पहली वैज्ञानिक संस्था अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो अंतरिक्ष अनुसंधान में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के लिए समर्पित दुनिया की पहली वैज्ञानिक संस्था कौन सी है? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कोस्पार कहते हैं। क्या कहते हैं? कोस्पार। इस कोस्पार ने 2 भारतीय वैज्ञानिकों प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया है। तो एक तो है आप लोगों के प्रहलाद चंद्र और दूसरे कौन है? है आपके अनिल भारद्वाज, दोनों को सम्मानित किया है। तो भारत के सबसे वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में से एक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में शुरू हुए 45वें कोस्पार वैज्ञानिक सम्मेलन में हैरी मेसी सम्मेलन दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को जो पुरस्कार दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा? हैरी मेसी पुरस्कार दिया जाएगा, जो कोस्पार के द्वारा दिया जाएगा। जबकि अनिल भारद्वाज को जो है वो विक्रम साराभाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? विक्रम साराभाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है वो भारत का जो अंतरिक्ष संगठन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, उसने और कोस्पार दोनों ने मिल करके संयुक्त रूप से स्थापित किया है दोस्तों। तो ये आज की प्रमुख खबर है। 2 वैज्ञानिक हैं, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। इन दोनों को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की बैठक में सम्मानित किया गया। अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों फिर है, और वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लक्ष्य को लेकर के। और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लक्ष्य को लेकर के भारत ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है। और वो लक्ष्य क्या लिया है? 2030 तक भारत 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लक्ष्य करेगा। यानी भारत जो है कब तक? 2000 तक दोस्तों $500 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य लिया है भारत ने। और ये हमको किसने बताया? नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नई दिल्ली में जो है वो इसके बारे में हमको बताया कि भारत ने जो है वो आने वाले समय के अंदर 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। ये आज भारत और विश्व की प्रमुख खबरें थी। अब हम लोग मैप ऑफ द डे में आज बात करेंगे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? भारत का एक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, उस उड़ीसा राज्य में ये जो है वो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। सिमलीपाल जो ये नाम पड़ा वो सीमूल के पेड़ से लिया गया है। किस पेड़ से लिया गया दोस्तों? ये नाम सीमूल के पेड़ से लिया गया है। और ये सीमूल का पेड़ किससे है? तो रेशमी कपास से संबंधित है, रेशमी कपास से संबंधित है। और जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पर यह उड़ीसा के कौन से जिले में है? तो यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों? मयूरभंज जिले में उड़ीसा के अंदर जो है वो ये सिमलीपाल स्थित है। अब हम लोग जब देखते हैं तो सिमलीपाल को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया 1963 में।
सॉरी 1973 में उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया दोस्तों। यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये हिस्सा है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया दोस्तों। और फिर अपन लोग देखें तो यहाँ पर हाथी रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है सिमलीपाल को, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। इस प्रकार से सिमलीपाल जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसके अलावा यह जो है वो एक उद्यान भी है। उसके अलावा जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है। तो ये सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित एक प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान के कुछ अपन लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। त्रिकूट आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो त्रिकूट की आकृति में ऊपर 99 बुर्ज है, वो कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर का दुर्ग है दोस्तों। कौन सा किला जौहर के लिए प्रसिद्ध है? तो अपना ध्यान एक ही किले की तरफ जाएगा, चित्तौड़गढ़, जो कि जौहर के लिए प्रसिद्ध है। जयबाण क्या है? एक तोप है ना। तो जयपुर के जयगढ़ में स्थित है, जयबाण एक तोप है। राजस्थान का कौन सा किला सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जालोर दुर्ग को क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ बिटली कौन सा दुर्ग है जो कि गढ़ बिटली के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो दुर्ग कौन सा है? आपके तारागढ़ का दुर्ग है दोस्तों। उसके बाद झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो ये स्थित है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़ जयपुर को हम सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने किया था। और किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है? तो वो पहाड़ी कौन सी है? चिड़िया टुक की पहाड़ी है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ के रूप में या उसका वास्तुकार कौन था? उसके विजय स्तंभ का तो वास्तुकार कौन था? देता था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्सन ऑफ द डे की, और पर्सन ऑफ द डे में आज हम लोग बात करते हैं सैम मानेकशॉ को। ठीक है, सैम बहादुर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एक सम्मानित उपनाम है। एक्चुअल में फील्ड मार्शल जो है वो उनकी उपाधि है। तो सैम मानेकशॉ जो है, सैम बहादुर फील्ड मार्शल, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध सैन्य कमांडरों में से एक थे। ठीक है, जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म जो है वो अमृतसर के अंदर 1914 में हुआ था, जो अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और उनको ब्रिटिश भारतीय सेना ने कमीशन दिया गया था और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। सैम मानेकशॉ की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 का, उन्होंने इसमें सैन्य संचालक निदेशक यानी कि DMO के रूप में कार्य किया और रसद और योजना विभाग को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फिर 1969 में उनको भारत का 8वां सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनकी अनुकरणीय सेवा के कारण उन्हें भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक, कौन सी रैंक दी गई? फील्ड मार्शल की रैंक उनको प्रदान की गई। और उसके बाद में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फील्ड मार्शल सैम बहादुर सैम मानेकशॉ जो है वो भारत के 8वें सेनाध्यक्ष थे, तथा ये जो है वो भारत के सबसे प्रसिद्ध सैन्य कमांडरों में से एक हुए। अब हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करते हैं दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी जो SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट है, उसमें 2023-24 राजस्थान का स्थान कौन सा है? 11वां स्थान। उसके बाद में अभी जब बजट की घोषणा हो गई 10 जुलाई को, परिवर्तित बजट, उसके बाद वाद विवाद के बाद में कुछ और निर्णय सरकार ने 16 जुलाई को किए हैं। उसमें एक निर्णय किया है शाहबाद 12 में सहरिया जनजाति वर्ग के लिए तीरंदाजी और एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? शाहबाद 12 में सहरिया जनजाति के लिए की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिला अगर कोई है तो उसको पहले 6,500 रुपये दिए जाते थे, अब कितने रुपये दिए जाएंगे? दिव्यांग गर्भवती महिला को प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। विज्ञान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। अलवर और भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये दोस्तों, उसके बाद में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चे हैं तो उनको राहत देते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। और इसके तहत मासिक 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 5,000 रुपये की प्रत्येक महीने सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आज हमने विश्व, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान का GK, पर्सन ऑफ द डे और मैप ऑफ द डे पे चर्चा की। हमारी यह करंट अफेयर्स की क्लास प्रतिदिन शाम को 6 बजे जो है वो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप निश्चित रूप से इसमें रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।